हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी सीजीएल 2025 के होंगे, एडुक्विटी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशंस आ गई हैं, एग्जाम डेट्स आने वाली हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम दो कौड़ी के या फूटी कौड़ी के जो टीचर्स हैं एटलीस्ट अपना काम कर रहे हैं, अनलाइक दोज जर्नलिस्ट जिनको ज्ञान तो बहुत है पर बकवास करने से वो थकते नहीं है, राइट। झालमुड़ी में कितना मसाला जाता है और क्या तड़का लगता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन देश में मेन मुद्दे क्या है ये उनसे पूछ लो तो उन्हें साफ सूझ जाता है। चलिए लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन सब चीजों पे बात करके, इनको ज्यादा भाव नहीं बढ़ाते हैं इनका, एंड लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपको क्या करना है, सिनोनिम चूज करना है। द वर्ड इज परफिडियस। परफिडियस का मतलब क्या होता है? परफिडियस, ऑप्शंस देखो, ऑनेस्ट, फेथफुल, ट्रेचरस एंड लॉयल, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। अब अगर आपको परफिडियस का मतलब नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं? देखिए, ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल, ये तीनों पॉजिटिव मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, राइट। और ट्रेचरस जो है इसका एक अकेला है जो नेगेटिव मीनिंग है ना। ट्रेचरस, ट्रेटरस, डिसीटफुल, है ना, धोखेबाज जैसे हम कह सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्यों? ये ऑड वन आउट है। अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो परफिडियस का मतलब भी होता है कोई ऐसा इंसान जो ट्रेटरस है, धोखेबाज है, डिसीटफुल है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेचरस, दिस इज योर राइट आंसर। ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल, ये तो हो गया कि कोई ऐसा इंसान जो सच्चा है, फेथफुल है, लॉयल है, वफादार है, राइट। तो परफिडियस का सिनोनिम हो गया ट्रेचरस। नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। हॉब्सन्स चॉइस, इस इडियम का मीनिंग आपको चूज करना है। हॉब्सन्स चॉइस, अ डिलेमा बिटवीन टू इविल्स, अ फ्री एंड फेयर डिसीजन, नो रियल चॉइस एट ऑल, या फिर अ सिलेक्शन मेड अंडर ड्यूरेस। क्या होगा? हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक ऐसी चॉइस जिसमें सच में आपको कोई चॉइस दी नहीं गई है, मतलब आपके पास कोई खास रास्ता नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो नो रियल चॉइस एट ऑल इज योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है, सेम वर्ड परफिडियस। और परफिडियस का मतलब मैंने आपको बताया कोई ऐसी चीज जो, कोई ऐसा इंसान जो धोखेबाज है, डिसीटफुल है, ट्रेचरस है, ट्रेटरस है, राइट। ऑप्शंस देखो, बिट्रेइंग, धोखा देने वाला, फेथलेस, लॉयल या ट्रेचरस, क्या होगा? एंटोनिम चूज करना है ना। एंटोनिम चूज करना है, द वर्ड इज लॉयल, वफादार, लॉयल, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जिसकी स्पेलिंग गलत है उसे चूज करना है। वाइसरीन, फ्लॉक्सीनोसी, नहिलिबिलिफिकेशन। आपने सुना है ये? ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जिन लोगों ने एसएससी का पेपर सेट किया है वो शशि थरूर की वीडियोस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, या दिन भर रील चलाते हैं और उनको शशि थरूर की कोई वीडियो दिख गई है और वो बहुत ज्यादा एकदम इंस्पायर हो गए और उन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया, और ऊपर से मीनिंग नहीं पूछा, इन्होंने स्पेलिंग बताने को बोला है। इनसे एक पेपर नहीं हो रहा सही से। एसएससी का आपने सुना, एसएससी के पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं, बच्चे परेशान है सेंटर्स पे जाके, लीक हो रहे हैं पेपर्स, इनसे एक पेपर हैंडल नहीं हो रहा है। ये देश कैसे हैंडल करेगा ये सिस्टम? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। वाइसरीन क्या होता है? वाइसरीन, जो आपने सुना है वाइस रॉय, उनकी वाइफ को कहते हैं वाइसरीन, एंड द स्पेलिंग इज करेक्ट। फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन, इफ यू हैवंट हर्ड दिस वर्ड, इस बार तो लग रहा है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कुछ भी पूछा है इन्होंने। फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन, डू यू, आपको, आपने सुना है ये वर्ड पहले, या आपको इसका स्पेलिंग पहले से पता है? स्पेलिंग इसकी ठीक है। फ्लॉक्सीनोसिन हिलिपिलिफिकेशन का मतलब होता है, कुछ लोग तो इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते,
इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बेकार ठहराते हैं, ठीक है, किसी चीज को वर्थलेस ठहराने की जो आदत होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्सीनोसी नहिलिपिलिफिकेशन, ठीक है। डिफेंस्ट्रेट, किसी चीज को आप खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेंस्ट्रेट। क्विंटीसेंस, इसकी स्पेलिंग गलत है, देखो क्विंटीसेंस की स्पेलिंग होती है QUINTESSENCE, ठीक है। किसी चीज का मूल तत्व होता है ना, उसको कहते हैं क्विंटीसेंस। आपने सुना होगा क्विंटीसेंशियल एलिमेंट ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का बहुत मूल तत्व, क्विंटीसेंस, ठीक है। नाउ यहां भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ऑफ अ CSF शंट प्रोसीजर, CSF शंट प्रोसीजर क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। और ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, सुना है कहीं, पढ़ा है, ये एक न्यूरो सर्जिकल डिवाइस है, न्यूरो सर्जिकल डिवाइस है, उसकी स्पेलिंग दी हुई है, ठीक है। आपके हेड में कहीं पे फ्लूइड जहां पे जम जाता है, उस फ्लूइड को निकालने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस डिवाइस का यहाँ पे स्पेलिंग दे दिया गया है। कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे छोड़ो कितने टीचर्स जानते हैं इस वर्ड को, आप बताइए पहले से। इट्स लाइक दे आर प्लेइंग विथ योर फ्यूचर। ये जो SSC बोर्ड कर क्या रही है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल, पेरिटोनियल, दिस इज द स्पेलिंग, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल। अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, वेंट्रिक्यूलो, ये नहीं है, ventriculap, this is also wrong, ventriculoperitoneal, no, this is the right answer, ventriculoperitoneal, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये क्या है, एक न्यूरोसर्जिकल डिवाइस है, ओके। चलिए, चूज द करेक्ट one word substitute, an official reprimand or strong criticism, क्या होगा, what is the right answer? reprimand का मतलब क्या होता है, reprimand, what does it mean? किसी चीज की निंदा करना, उसको reprimand करना, disapprove करना, ओके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है accusation, किसी को आरोप लगाना, accuse करना, that is called accusation, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। इंडिक्टमेंट क्या होता है, एक फॉर्मल लेटर ऑफ एक्यूजेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंडिक्टमेंट, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। डिनंसिएशन, किसी चीज को पब्लिकली, किसी चीज को कंडेम करना, पब्लिक निंदा करना उसकी, ठीक है। या फिर सेंसर, सेंसर का मतलब ही होता है किसी चीज को आप निंदा कर रहे हैं। तो रेप्रिमांड हो गया या स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। डिनंसिएशन का मतलब होता है कि आप उसको कंडेम कर रहे हैं पब्लिकली, पब्लिक कंडेमनेशन, ठीक है। तो सेंसर इसका सही आंसर हो जाता है, एन ऑफिशियल रेप्रिमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, सेंसर, ओके। Select the correct option. The startup scaled so rapidly that its infrastructure could dash keep pace. क्या होगा, barely, merely, scarcely, all but. What is the right answer? Startup scaled so rapidly, इतनी तेजी से बढ़ा, that its infrastructure could barely keep pace. barely हो जाएगा, क्यों, बहुत ही स्ट्रगल करके, barely का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि नहीं कर पा रहा था, बहुत ही मुश्किल से हुआ, ठीक है। could barely keep up, नहीं हो पा रहा था, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है।
merely हम कब यूज करते हैं? merely जब कोई एक्शन बहुत कम हो रहा है, बहुत लेस, कम मात्रा में हो रहा है, देयर इज वेरी मिनिमम एक्शन, ठीक है, वन सेकेंड, अगर मिनिमम एक्शन हो रहा है, स्कार्सली कोई चीज बहुत कम है, कम मात्रा में है, ठीक है, तो हम बोलते हैं स्कार्सली। ऑल बट यानी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वन सेकेंड, हाँ, ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख दो। मिनिमम एक्शन जहां पे होता है, ठीक है, जहां पे मिनिमम एक्शन होता है वहां पे मियरली कहते हैं। बेरली यानी बहुत ही स्ट्रगल से हो रहा है, नहीं हो रहा कोई चीज, नॉट क्वाइट कहते हैं ना, नॉट क्वाइट, ठीक है। So the right answer is option A. The startup scaled so rapidly that its infrastructure could barely keep pace. Okay. Now, next is rare. Rare though the phenomenon is, it can occur dash prolonged drought condition. क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखो, towards, amid, among, under. देखो, towards अगर किसी डायरेक्शन में बात हो रही है तो आप टूवर्ड्स लगाते हैं। अमिड मतलब किसी चीज के सराउंडिंग में है, किसी चीज के इर्द गिर्द है। अमंग अगर किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है कि ग्रुप का एक हिस्सा है, ग्रुप का एक पार्ट है, तो आप अमंग लगाएंगे। राइट आंसर आपका अंडर हो जाता है। रेयर दो द फिनोमेना इज, इट कैन अकर अंडर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। व्हाई अंडर? क्योंकि जब कंडीशन के बारे में बात हो रही है या सिचुएशन के बारे में बात होती है, कंडीशंस या फिर सिचुएशंस, तो हम अंडर यूज करते हैं। अमंग कब यूज करते हैं? जब आप किसी ग्रुप का एक पार्ट है या कोई ऐसी चीज जो किसी ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है। अमिड किसी चीज से सराउंडेड हो तब, ठीक है, घिरी हुई हो, इर्द गिर्द हो। टुवर्ड्स डायरेक्शन में अगर बात हो रही है तो हम टुवर्ड्स लगाते हैं। तो राइट आंसर इज अंडर। ओके, नाउ while the proposal appeared pragmatic, pragmatic का मतलब क्या होता है? कमेंट्स में बताना, मैंने काफी बार अपनी वीडियो में बताया है। pragmatic, while the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved dash complicated than expected. Less, more, much, rather. क्या होगा? What is the right answer? While the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved dash complicated than expected. क्या होगा? More complicated, comparative degree है, than लगा है, right? Than के साथ हम more का use करते हैं। More complicated than expected, ठीक है? So this becomes your right answer, option B, है ना? चलिए, error find करना है आपको। That the report failed to address the root causes of the community unrest were surprising given the exhaustive data compiled over several months. अब इसे कैसे पढ़ते हो आप? बहुत लोग डाटा बोलते हैं, but it's data, data, okay? चलो, that the report failed to address the root causes of the community unrest were, अब यहाँ पे देखो, the root causes of the community unrest were surprising. एरर कहाँ पे है? एरर है आपका ऑप्शन बी में। देखो, report failed to address the root causes of the community unrest was surprising, ठीक है, were के जगह यहाँ पे was लगेगा। given the exhaustive data compiled over several months. Why? Because यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका ये सिंगुलर है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
then the verb is also singular, है ना? That the report failed to address the root causes of the community unrest was surprising given the exhaustive data compiled over several months. Now, what renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of fiscal powers per se, but that it presumes, without empirical substantiation, a fiscal equivalence among states whose developmental baselines are incommensurable by any normative metric. टफ लग रहा है आपको ये? How many of you can genuinely solve this? बताना. ज्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं है, पैरेललिज्म का एरर है, बट बिकॉज इतने सारे भारी शब्द यूज किए हैं, जो स्टूडेंट है गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड, है ना? बट आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर पे जरूर ध्यान दें, ठीक है? What renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of fiscal powers per se, but its presumption होना चाहिए था. Presumption, है ना? Presumption क्यों होना चाहिए था? Why? देखो यहाँ पे, इट्स प्रपोज्ड रीअलाइनमेंट, इसका रीअलाइनमेंट, ये नाउन है ना, और पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता है, so that it presumes नहीं होना चाहिए. दिस इज अ वर्ब, वर्ब के जगह हमें नाउन यूज करना है, ठीक है? और इसको अगर नाउन में कन्वर्ट करना है तो प्रिजम्पशन हो जाएगा. प्रिजम्पशन नाउन है आपका, ठीक है? प्रिज्यूम्स की जगह प्रिजम्पशन होना चाहिए. वाई? बिकॉज यहाँ पे इट्स रीअलाइनमेंट के बारे में बात हो रही है, इसका रीअलाइनमेंट, तो इसका प्रिजम्पशन. ओके, नाउन होना चाहिए पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग. तो एरर कहाँ पे है आपका? एरर है ऑप्शन बी. ओके, नाउ they have been neglecting maintenance of the archives for years. क्या करना है आपको? इसको पैसिव में चेंज करना है, राइट? They have been neglecting maintenance of the archives for years. तो ये maintenance of archives पहले आ जाएगा, राइट? तो maintenance of the archives has been being neglected by them for years. ठीक है? राइट आंसर क्या है? देखो, maintenance of the archives had been, this is your wrong answer. Maintenance of the archives was being नहीं, maintenance of the archives has been being neglected by them for years. This is your right answer. Option D में देखो, maintenance of the archives has been being, same टाइपिंग एरर है, ये दोनों ऑप्शंस आपके सेम हो गए, ठीक है? तो ये दोनों सही हो गए. Now, the choir began the introit at the priest's signal. Introit का मतलब क्या होता है? कोई म्यूजिक होता है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, रिलीजियस म्यूजिक, ठीक है? उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है या स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोइट, ठीक है? इंट्रोइट बोलते हैं इसको. ऑप्शंस देखिए, द चाइल्ड sang the introit during the intermission. The introit was replaced by an organ improvisation. The missal included Latin text for the introit. या फिर the cantor rehearsed the Sunday introit. ये किसी भी तरीके से ना चाह रहे हैं कि आपके कुछ मार्क्स जरूर छूटे, ठीक है? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन नहीं है. वाई मैं आपको बताऊंगी. इंट्रोइट का मतलब ही होता है किसी रिलीजियस म्यूजिक का स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है? इसका अगर आप होमोनिम देख रहे हैं तो इस सारे ऑप्शंस में इसका होमोनिम कहीं भी नहीं है. हाँ, जबरदस्ती अगर आंसर निकालना है तो वो निकाला जा सकता है, ठीक है? लेकिन इंट्रोय का जब मीनिंग ही है कि किसी रिलीजियस म्यूजिक का फर्स्ट
कुछ स्टार्टिंग का कुछ पार्ट, उसको हम इंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो क्वायर है, क्वायर रिलीजियस बात हो रही है तो हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, चाइल्ड सैंग द इंट्रॉइड ड्यूरिंग द इंटरमिशन, यहाँ पे कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई इवेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो इंट्रॉय है ये आपका रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पर इसको मैं तो सही नहीं मानूंगी, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन अगर देखो आप, द इंट्रॉय वाज रिप्लेस्ड बाय ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन, यहाँ पे एक रिलीजियस इंट्रॉय के बारे में बात हो रही है। बाय ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन, ये आप जो चर्च वगैरह में होता है उसके बारे में बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ मिसिल है और यहाँ कैंटोर है, ये सारे आपके कैथोलिक रिलीजन से रिलेटेड हैं, तो रिलीजियस रिलीजियस इंट्रोइट के बारे में बात हो रही है ना। यानी रिलीजियस जो आपके वेलकम सॉन्ग होता है या भक्ति गीत जिसको आप हिंदी में कह सकते हो, उसका कुछ स्टार्टिंग पार्ट, उसको कहते हैं इंट्रोइट, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आंसर ये है, पर दिस इज, इसको होमोनिम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना, सिमिलर मीनिंग है इनकी। होमोनिम का मतलब क्या होता है कि मीनिंग डिफरेंट होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो जाता है और कई बार स्पेलिंग भी सिमिलर हो जाता है, राइट। मीनिंग डिफरेंट होता है, पर यहाँ मीनिंग डिफरेंट है ही नहीं। यहाँ भी इंट्रॉय एक सॉन्ग का पार्ट है, यहाँ भी इंट्रॉय सॉन्ग का पार्ट है, यहाँ भी सॉन्ग का पार्ट है और यहाँ भी सॉन्ग का पार्ट है और यहाँ भी सॉन्ग का पार्ट है, तो इसको होमोनिम हम कैसे मान लें? दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, अगर जबरदस्ती आपको इसमें आंसर लाना ही है तो ये देख लो, ये तीनों रिलीजियस है, ये भी रिलीजियस है और ये रिलीजियस नहीं लग रहा है, ठीक है। आई डोंट नो इस तरीके से कैसे पेपर सेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इनसे एक एक एग्जाम इनसे सही से नहीं हो रहा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It was being suggested by multiple sources that the operation had compromised internally. इसको क्या करना है आपको? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है ना। It was being suggested by multiple sources that the operation had compromised internally. Multiple sources suggested the operation was compromised internally. The operation was compromised, ये तो नहीं होगा. This is also wrong. The sources were struggling, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. Why? Multiple sources को हम पहले लाएंगे. तो multiple sources suggested the operation was compromised internally. This is your right answer. ठीक है? Now, while education and wisdom are often conflated in colloquial discourse, a discerning mind perceives a fundamental divergence between the two. Education is the formal acquisition of knowledge, often measured through degrees, academic accolades, and proficiency in structured disciplines. It is delivered through systematic curricula, institutionalized assessment, and theoretical frameworks. However, wisdom transcends this rigidity. It is the judicious application of knowledge to real-life context, enriched by experience, introspection, and emotional intelligence. An individual may be extensively educated, yet remain bereft of wisdom if they lack discernment to apply their learning ethically and effectively. Conversely, many wise individuals, farmers, artisans, elders, may not possess formal education, but their decisions exhibit prudence and sagacity cultivated through lived realities. Thus, education equips the mid, but wisdom enriches the soul. ये माइंड होना चाहिए था, ठीक है। Education equips the mind, but wisdom enriches the soul. In an era dominated by information overload and algorithmic thinking, the schism between the two has widened.
Educational institutions often prioritize rote memorization and standardized testing over critical thinking and moral reasoning. Consequently, society produces individuals proficient in problem solving but deficient in decision making. That requires empathy, patience, or foresight. Wisdom, being innately human, cannot be downloaded or fast tracked. It is earned through trial, failure, reflection, and a nuanced understanding of human nature. Furthermore, while education is temporarily bounded, ending with formal schooling or academic milestones, wisdom is a lifelong pursuit. It does not boast certificates but manifests in humility, ethical consistency, and the ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lies not merely in knowing what is right, but in consistently choosing to do it, especially when it is inconvenient. Okay? According to the passage, how is wisdom primarily acquired? पैसेज के अकॉर्डिंग विजडम कैसे अक्वायर किया जाता है, मेन तरीका क्या है विजडम पाने का? व्हाट डू यू थिंक? इस पूरे पैसेज में हमने क्या देखा? इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे एजुकेशन एक स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, जबकि जो हमारे फार्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत ज्यादा विजडम है, बिना पढ़े लिखे भी वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत चीजों की उनको समझ होती है, विजडम होता है, राइट? तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विजडम कैसे अक्वायर किया जाता है, मेन तरीका क्या है विजडम अक्वायर करने का? ऑप्शन देखो, थ्रू टेक्स्ट बुक, थ्रू इमोशनल डिटैचमेंट, थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, या फिर थ्रू एल्गोरिथमिक थिंकिंग। क्या आंसर होना चाहिए? सही आंसर क्या है आपका? थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन के साथ, है ना? यहाँ देखो, formal acquisition of knowledge is measured through formal, देखो फॉर्मल नॉलेज मेजर किया जाता है डिग्री, एकेडमिक्स, अकोलिसिस या प्रोफिशिएंसी, आपको डिसिप्लिन में कितनी ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं आप, उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन विजडम ट्रांसेंड्स दिस रिजिडिटी। इसको आप कैसे रियल लाइफ कंटेक्स्ट में अप्लाई करते हैं? एक्सपीरियंस से ये इनरिच्ड होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिविजुअल मे बी एक्सटेंसिवली एजुकेटेड येट रिमेन बेरर्स ऑफ विजडम इफ दे लैक डिसर्नमेंट टू अप्लाई देयर लर्निंग एथिकली एंड इफेक्टिवली। तो राइट आंसर क्या है? एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन के थ्रू, है ना? विजडम हम कैसे पा सकते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, कैसे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही होता है रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, एक्सपीरियंस। सो दिस इज योर आंसर, है ना? यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट, सेम पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the author by wisdom enriches the soul mean? यहां से एक वर्ड गायब है। What does the author mean by wisdom enriches the soul? It enhances academic success. सेम ऑप्शंस यहाँ दो जगह किए हुए हैं, टाइपिंग में बहुत एरर है इस बार, दिस इज रॉन्ग। It fosters deeper moral insight, या फिर इट शार्पन्स मैथमेटिकल स्किल्स। ये भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इट फॉस्टर्स डीपर मॉरल इंसाइट, है ना? आपको मॉरली कैसा होना चाहिए ये विजडम बताता है। विजडम इनरिचेस द सोल, विजडम आपकी सोल को इनरिच करता है। इसका मतलब क्या है कि एक मॉरल आपको सिखाता है, राइट? Who, according to the author, can be wise?
डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन। ऑथर के अकॉर्डिंग फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद वो काफी ज्यादा वाइज हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके पास विजडम है। कौन है ऐसे लोग? ऑप्शन देखो, साइंटिस्ट, स्कूल चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड आर्टिजन्स, या फिर टेक्नोक्रेट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी है ना। देखो यहाँ पे, farmers, artisans, elders may not possess formal education, but their decision exhibit prudence and sagacity cultivated through lived realities। तो ये बोला जा रहा है कि उनमें काफी ज्यादा विजडम है, ठीक है। जो फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, एल्डर्स हैं, इनमें काफी ज्यादा विजडम है, इवन दो दे डोंट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन इक्विप्स द माइंड, एजुकेशन से आपका दिमाग इक्विप होता है, ठीक है, दिमाग तेज होता है। बट विजडम एनरिचेस द सोल, यहाँ पे आपका पीछे वाला क्वेश्चन है, विजडम एनरिचेस द सोल। इससे क्या मतलब है कि आपको एक विजडम मिल रहा है, आपको मॉरल कैसा होना चाहिए, वैल्यूज मिल रहे हैं, राइट। एंड दिस यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज? इस पूरे पैसेज में मेन थीम क्या है? क्या किस चीज का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है? कॉन्ट्रास्ट यानी किन दो ऑपोजिट चीजों को अपने क्लैश करते हुए दिखाया गया है, किन दो ऑपोजिट चीजों का कंपैरिजन दिखाया गया है। ऑप्शन देखो, एजुकेशन या करियर, इंटेलिजेंस वर्सेस मेमोरी, रीडिंग वर्सेस राइटिंग, या फिर फॉर्मल लर्निंग वर्सेस अप्लाइड विजडम। तो राइट आंसर यही हो जाता है, राइट। फॉर्मल लर्निंग, आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हुई है, फॉर्मल लर्निंग के बारे में बात हुई है, कैसे डिग्रीज आपको और जो एजुकेशन है वो आपके माइंड को इक्विप करता है। और अप्लाइड विजडम, अप्लाइड विजडम का मतलब क्या है कि जो आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, उससे जो आपको सीखने मिलता है, जो आपको विजडम मिलती है, राइट, जो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उसके बारे में बात हुई है। तो फॉर्मल लर्निंग वर्सेस अप्लाइड विजडम इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, according to the author, why has the gap between education and wisdom widened in recent time? अभी के कुछ समय में, recent times में, according to the author, आपका एजुकेशन और विजडम में जो गैप है वो बढ़ा क्यों है? क्यों बढ़ा है? व्हाट इज द रीजन? ऑप्शंस देखिए, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड, because of rote learning and algorithmic methods, या फिर because people stop learning after school। यहाँ पे देखो आप, the schism between the two has widened, जो गैप है वो बढ़ गया है। why? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपके, वो प्रायोरिटाइज करते हैं रोट मेमोराइजेशन को, रट्टा मारना, बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन, एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ये दो बार कॉपी हो गया है, हाँ, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल रीजनिंग। क्यों? क्योंकि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, और इसमें रोट मेमोराइजेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल रीजनिंग, ठीक है। So this is your right answer, option C, because of rote learning and algorithmic methods. Now, she has the reputation. Now, she has the reputation to be a kind woman. Options देखो, आपको क्या करना है, इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है, ठीक है। To have kindness, of being a kind woman, of being the kind woman, या फिर to be kind hearted। क्या होगा? she has the reputation of being a kind woman, ठीक है। so right answer is option B, she has the reputation of being a kind woman. The doctor advised him to
अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको इसे सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम to avoid eating sweets and doing exercise regularly. तो the doctor advised him to avoid sweets. हम ऐसे कह सकते हैं to avoid sweets या फिर avoid eating sweets and to exercise regularly. Right answer क्या हो जाता है? Right answer आपका ऑप्शन C हो जाता है, right? The doctor advised him to avoid eating sweets and to do नहीं, to exercise regularly. Do यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग को लगाना है? Doing exercise doesn't sound right, ठीक है? To do exercise भी नहीं होता है, ठीक है? Exercising is already a task, ठीक है? तो यहाँ पे do लगाने की जरूरत आपको नहीं है. To avoid eating sweets and to exercise regularly. चलिए, ओके. इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है. He asked me, how you done your homework? Have you done your homework? Sorry. He asked me, have you done your homework? Options देखिए. He asked me if I done my homework. He asked me, have I done my homework? He asked me whether I have done my homework. He asked me whether I had done my homework. क्या होगा? Right answer is he asked me if I, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 1 सेकेंड. इसे हम कैसे लिखेंगे? He asked me if I had done my homework. Okay, this is the right answer. Options में यहाँ पे देखो, ask me whether ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, means ये भी नहीं होगा. यहाँ पे had missing है, देखो. He asked me if I had done my homework. इस ऑप्शन में had missing है. There must be a typing error, ठीक है? He asked me if I had done my homework. Now, he said that he would join the meeting after lunch. क्या होना चाहिए? इसको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में? I will join the meeting after lunch. He said, this is the right answer. He said that he would join the meeting after lunch. तो इसे हम will में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? और I will join the meeting हो जाएगा. I will join the meeting after lunch, he said. Okay? Now, जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे हमें रीअरेंज करना है. यहाँ पे देखो, मीडिया स्ट्रैटेजी वाज फ्रेम्ड, डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड, यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड, एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर. ऑप्शंस देखते हैं, 3, 2 या 4. तो 1 हमें पता है कि नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए 2 को, डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड, ठीक है? सबसे पहले 2 यहाँ पे है. डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. ये उल्टा जा रहा है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. दिस इज नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस. डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, दिस इज नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस. तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है. एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है. तो या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर. दोनों शुरू हो रहे हैं 3 से. यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म से यूजर इंटरैक्शन को कलेक्ट किया गया, ठीक है? 1 सेकेंड, 1 second. Now, analyst segmented users by age and behavior, या फिर
डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड। क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो थ्री है, उसके बाद 1 है, और यहाँ पे 3 के बाद 2 है। यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रैटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स। ये सही नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया, और बचा आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ऑप्शन ए। अब इसे अगर सही एक स्ट्रक्चर में लगा के देखा जाए तो यूजर इंटरैक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, डेमोग्राफिक मेट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, ठीक है। एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर, एनालिस्ट ने यूजर को एज और बिहेवियर के अकॉर्डिंग बांट दिया, सेगमेंट कर दिया। मीडिया स्ट्रैटेजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स, और आउटरीच रिजल्ट के बेसिस पे मीडिया स्ट्रैटेजी को फ्रेम कर दिया गया। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए, बिकॉज दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। चलो, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये भी आपके पैराजम्बल्स हैं। Research is a foundational pillar. Okay, this can be either theoretical, aiming to expand knowledge. The findings of this investigation are be documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शंस में एक में टू से स्टार्टिंग हो रही है, एक में 1 से, एक में 4 से, एक में 3 से, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तो काम नहीं आएगा। अब आप अगर इसे देखें तो द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, विच इन्वेस्टिगेशन वी डोंट नो, है ना, तो ये इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 4 से अगर कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो वो आपका राइट आंसर नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग, ये कट गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, दिस कैन बी ईदर थियोरेटिकल, एमिंग टू एक्सपैंड नॉलेज, ये भी आपका इंट्रोडक्टरी नहीं है ना, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब अगर 1 को देखा जाए, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है, किसके बारे में बात हो रही है? वी डोंट नो, दिस इज नॉट एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। लास्ट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन ए, विच बिकम्स योर राइट आंसर। अगर इसे देखा जाए तो रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर of academic and scientific process, ठीक है, progress. It is a process that involves the systematic and objective investigation of a subject to discover new facts or to confirm existing ones, ठीक है. This can be either theoretical, aiming to expand knowledge, or applied, seeking to solve a practical problem. The findings of this investigation are documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility. The findings of this investigation are documented and peer-reviewed to ensure validity and credibility. Okay, तो ये सही है आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।